सुभान सिंह और सुजान सिंह सगे भाई थे। वे दोनों अपनी अपनी पत्नी नंदिनी और दीपशिखा के साथ शहर के बाहर स्थित हवेली में रहने आए थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि ये भूतिया है, लेकिन सुभान सिंह ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार उस हवेली को देखा तो उसके मुंह से एक ही बात निकली, शानदार। नंदिनी, ये हवेली तो शानदार है। हमारे लिए इस हवेली से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हवेली तो सच में शानदार है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये भूतिया है, इसे खरीदने वाला जिंदा नहीं बचता। उन बातों का क्या करें? कहीं उनमें कोई सच्चाई तो नहीं? अरे नंदिनी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है। बहरहाल वे सब इस नई हवेली में आ गए। 3 दिन भी बीत गए थे, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य था। क्यों नंदिनी, कैसी है ये हवेली? 3 दिन हो गए हमें यहाँ आए, कोई भूत वूत तो नहीं मिला ना तुम्हें? तुम सही कहते थे, वो सारी बातें बकवास थी। सुभान सिंह जब नंदिनी से ये बातें कर रहा था तो नंदिनी को ऐसा लगा कि 2 औरतें ऊपर वाले कमरे से उनकी ओर घूर घूर कर देख रही हैं। उनका चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन उनकी आंखें उसे दिख रही थी, और वो आंखें थी सुर्ख लाल। ऐसा लगता था कि उनसे खून टपक रहा हो। उन दोनों औरतों के हाथों में 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो रो रहे थे। सुभान, ये औरतें कौन है जो ऊपर के कमरे से हमें घूर रही हैं? औरतें? कौन सी औरतें? अरे तुम्हें दिख नहीं रही है वो औरतें जिन्होंने काली साड़ी पहन रखी है, और उनकी गोद में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। तुम क्या बोल रही हो नंदिनी? कहाँ है औरतें, कहाँ है बच्चे? अचानक से वो दोनों औरतें ऊपर से नीचे कूद गई, जिसे देखकर नंदिनी के मुंह से चीख निकल गई। आह! सुभान, उन औरतों को बचा लो, वे ऊपर से नीचे कूद गई हैं, उनकी गोद में बच्चे भी हैं। तभी नंदिनी ने देखा कि वो दोनों औरतें जो नीचे कूदी थी वो धूल में बदल गई हैं, और अचानक वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगी हैं, और वो धूल नंदिनी की आंखों में जाने लगी। उफ, ये धूल मेरी आंखों में जा रही है। सुभान, ये कमरे के अंदर आंधी कहाँ से चलने लगी? नंदिनी सुभान से ये कह रही थी, तभी उसने देखा कि सुभान उन धूल के गुबार में फंस गया है। धूल का वो गुबार सुभान के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, और सुभान जोर जोर से चिल्ला रहा है, नंदिनी, नंदिनी! अचानक सुभान वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही नंदिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसने चिल्लाते हुए अपने देवर सुजान और अपनी देवरानी दीपशिखा को बुलाया। सुजान, सुजान, दीपशिखा, जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। अपनी भाभी की आवाज सुनकर सुजान और दीपशिखा दोनों अपने अपने कमरे से बाहर आए। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों चीख रही हैं? सुजान, तुम्हारे भैया। क्या हुआ भैया को? सुजान, तुम्हारे भैया गायब हो गए हैं। भैया गायब हो गए हैं? ये आप क्या कह रही हैं? उसके बाद नंदिनी ने सारी बात सुजान को बताई, जिसे सुनकर सुजान और दीपशिखा दोनों चौंक गए। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? आंधी, धूल का गुबार, भैया उस गुबार में गायब हो गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया ठीक नहीं है। वो ये बातें कर ही रहे थे, तभी सुभान ऊपर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आया, जिसे देख नंदिनी चौंक गई और सुभान, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? तुम तो उस धूल के बवंडर में गायब हो गए थे ना? उसकी बातों को सुनकर सुभान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी के साथ साथ फिर से वहाँ जोरों की हवा चलने लगी। फिर से धूल का बवंडर उठा, और उस बवंडर में सुभान समा गया। तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब बोलो, हुआ यकीन? सुभान को गायब होते हुए इस बार सभी ने देखा था, इसलिए सभी के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। तभी उन सभी के कानों में बच्चियों के रोने की आवाज आई। वे सभी आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के बंद पड़े संदूक से वो आवाजें आ रही हैं। ये आवाज तो इस पुराने संदूक से आ रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी उस संदूक का ढक्कन जोरों की आवाज के साथ खुल जाता है, और उससे 2 औरतें बाहर निकलती हैं, जिनकी गोद में दोनों बच्चियां हैं, और वो रोए जा रही हैं। उन औरतों का चेहरा ढका हुआ है। कौन हो तुम लोग, और हमारे घर के संदूक में क्या कर रही हो? उसकी इस बात पर उन दोनों औरतों ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और गुस्से में बोली, देखो, हमारी बेटियां सो रही हैं, इसलिए शोर मत करो, चले जाओ यहाँ से। अरे ये क्या जबरदस्ती है? ये हमारा घर है और तुम हमें ही यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारा घर नहीं है ये हमारा घर है, हमारा। सुजान, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो, अब वही निपटेगी इनसे। सुजान अपना मोबाइल निकाल कर नंबर डायल कर ही रहा होता है कि दूसरी औरत घूर कर उसकी ओर देखती है और फिर कहती है, पुलिस? अब हम वो कमजोर बहनें नहीं है, अब हमको जवाब देना आता है। ये कहकर वो उसके मोबाइल की ओर घूर कर देखती है। उसकी आंखों से एक किरण निकलती है और मोबाइल पर पड़ती है। मोबाइल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। अरे ये मोबाइल इतना गर्म कैसे होने लगा? कुछ ही सेकंड में मोबाइल की बैटरी से जोरदार धमाका हुआ
और उस धमाके में सुजान की धज्जियां उड़ गई। उसके शरीर के अंग इधर उधर जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अरे ये सब कैसे हो गया? तुम्हें बोला था ना मेरी बच्चियां सो रही हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। ये कहकर वो दोनों औरतें अपनी बच्चियों को लोरी गाकर सुलाने लगी। आजा री निंदिया निंदिया रानी आजा, मुन्नी को सुलाने निंदिया रानी आजा। आजा री निंदिया निंदिया रानी आजा, मुन्नी को सुलाने निंदिया रानी आजा। लोरी गाते हुए वे दोनों फिर से उस संदूक में चले गए और संदूक अपने आप बंद हो गया। दीपशिखा और नंदिनी की हालत उस समय ऐसी थी कि वो चीखना तो चाहते थे, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वे दोनों रोए जा रही थी। सभी लोग ठीक कहते थे, ये हवेली भूतिया है, इसे खरीदने वाला जिंदा नहीं बचता। तो क्या दीदी, हम भी मारे जाएंगे? लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? उन्होंने जैसे ही ये कहा, उन्हें फिर से बच्चियों के रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज संदूक से नहीं आ रही थी। वो आवाज आ रही थी हवेली में टंगे उस झूमर से, जहाँ पर वो दोनों चुड़ैल औरतें बैठी हुई थी। रानी दीदी, इनसे पूछो कि हमने क्या बिगाड़ा था, जो इनके ससुर दीवान सिंह ने इस हवेली के लालच में हम दोनों को हमारी बच्चियों समेत इस संदूक में बंद कर दिया था और बाहर से ताला लगा दिया था। दीवान सिंह और राघवेंद्र सिंह कहने को तो पक्के दोस्त थे, लेकिन दीवान सिंह की नजर राघवेंद्र की आलीशान हवेली पर थी, क्योंकि उसने राघवेंद्र सिंह से सुना था कि हवेली के तहखाने के नीचे उनके पुरखों का खजाना छिपा हुआ था। दीवान सिंह उसे किसी भी तरह हथियाना चाहता था और इसी लालच में आकर उसने राघवेंद्र सिंह को जहर देकर मार दिया। लेकिन उनकी बेटियों रानी और तारा को इसका पता लग गया। तुम्हारे बाप को तो मैंने मार दिया, अब तुम दोनों मेरे रास्ते का रोड़ा हो, इसलिए तुम्हें मार कर मैं इस हवेली और इसके खजाने पर अपना कब्जा कर लूंगा। दीवान सिंह ने राघवेंद्र सिंह की दोनों बेटियों को उसकी बच्चियों समेत संदूक में बंद कर दिया। वो बेचारी चिल्लाती रही, खोलो, अरे कोई खोलो इस संदूक को, खोलो चाचा जी, देख लेना ये लालच आप पर बहुत भारी पड़ेगा। उनकी बच्चियां जोर जोर से रो रही थी, उन सभी का दम घुट रहा था। आखिरकार उन सब ने दम तोड़ दिया। उसके बाद उन सभी की आत्माएं यहाँ भटकने लगी। दीवान सिंह ने उस खजाने को पाने की कोशिश में अपने दोस्त और उसकी बच्चियों को मार तो दिया, लेकिन उन आत्माओं ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी मार दिया। सालों बाद उसके बच्चे जब अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आए तो वो आत्माएं फिर से जाग गई। ये हवेली हमारी है, हमारी रहेगी, यहाँ जो आएगा उसे हम मार देंगे। ये कहकर उन दोनों चुड़ैलों ने नंदिनी और दीपशिखा को उस संदूक में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। नहीं नहीं, छोड़ दो हमें छोड़ दो। चिल्लाते चिल्लाते उन दोनों ने भी संदूक के अंदर दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस हवेली की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि जो वहाँ गया वो कभी नहीं लौटा। उदयपुर से निजामाबाद के रास्ते में एक बहुत पुरानी हवेली आती है। ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली, लेकिन आज भी किसी नई दुल्हन की तरह दिखती है। लेकिन इस हवेली के पीछे छिपा है एक राज। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। फिर किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, कभी औरत के पायल की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है कि आधी रात के बाद कोई औरत छत पर घूम रही है, जिसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं, जो हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। अब मौत को कोई जानबूझकर दावत दे तो फिर क्या कहना। शंभू कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और फिर संयोग ऐसा रहा कि स्कूल की जान पहचान कॉलेज तक आते आते प्यार में बदल गई। फिर राघवेंद्र ने दामिनी से और ऋचा ने रजत से शादी कर ली। जानते हो, मेरे दिमाग में अब तक उदयपुर की वादियाँ ही घूम रही है। तो फिर वापस चले क्या? काश जा पाते, लेकिन हम सब फिर से आएंगे जरूर। क्यों राघवेंद्र?
नेकी और पूछ पूछ, दामिनी भी कुछ देर पहले यही कह रही थी। वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया, कोई दिख गया क्या तुम्हें? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। राघवेंद्र की बात पर सभी हंसने लगे। रजत झेप गया। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? मेरी तो नहीं है। वो तो पता है। चलो ना फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बड़े से गेट पर पहुंचे, एक वॉचमैन ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो सभी उस वॉचमैन को घूरते हुए अंदर गए। यार उस वॉचमैन को देखा, उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि रिचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वही वॉचमैन रिचा के बाल पकड़कर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जा रहा है। रिचा जोर जोर से चीख रही है, ए वॉचमैन, छोड़ छोड़ मेरी पत्नी को। लेकिन वो वॉचमैन बिना उसकी बात सुने रिचा को खींचते हुए ले जा रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। उन्हें औरत की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। तभी फिर से रिचा के चीखने की आवाज आई। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन रिचा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रजत की नजर अचानक ऊपर गई। उसने देखा कि रिचा हवेली के बड़े से झूमर से लटकी हुई है। रजत, मुझे बचा लो रजत, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से निकालो। वो सभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही रिचा का हाथ झूमर से छूट गया। वो नीचे गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी उसके पास दौड़ कर पहुंचे। रजत रिचा से लिपट कर रोने लगा, लेकिन अचानक रिचा की बॉडी वहां से गायब हो गई। अरे रिचा की बॉडी कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। राघवेंद्र, मुझे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी काली साड़ी पहने एक औरत दूसरे कमरे से निकल कर आई। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। उसे देख सभी डर गए। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। तुम लोगों ने मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। आप कौन है? हमें जाने दीजिए। फिर से तुम लोग आ गए। सुमेर सिंह ने भेजा है ना तुम्हें? जाकर उससे कह दो ये हवेली मेरी है, मेरी। ये कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। उन तीनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे छत तक गईं। उन्होंने देखा कि छत पर एक छोटा सा पालना है। उसने अपनी बच्ची को उसी में सुला दिया। छुटकी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वो तीनों दिखाई दिए। उन्हें देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने रजत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। पल में उसका शरीर सजीव से निर्जीव में बदल गया। ये हवेली मेरी है। कितनी बार मना किया तुम लोगों को यहाँ मत आया करो, हमें परेशान मत किया करो, लेकिन तुम लोग खुद ही मरने के लिए आ जाते हो। ये कहकर वो औरत राघवेंद्र और दामिनी की ओर झपटी। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि रजत और रिचा तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। तुम लोग जिंदा हो, लेकिन तुम तो जिंदा है मतलब? हमें क्या हुआ है? अचानक रिचा और रजत जोर जोर से रोने लगे।
उनकी गर्दन चारों ओर घूमने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे और वो जमीन पर रेंगने लगे। ये सब देखकर दामिनी की चीख निकल गई। राघवेंद्र, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। राघवेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग ही नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। दामिनी, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। राघवेंद्र की बात सुनकर दामिनी उसके पैरों की ओर देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जमीन पर रेंगने वाले लाखों कीड़ों ने उसके पैरों को पकड़ रखा है। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा है। तभी वो औरत नीचे आती है और जमीन पर पड़े उन खून के बूंदों को चाटने लगती है। मैंने कहा ना, कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। देखिए मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? तुम लोग सुमेर सिंह के आदमी हो ना, जिसने इस हवेली के लालच में मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे और मेरी बेटी को भी जला दिया जब हम सो रहे थे। ये हमारी हवेली है, हमारा घर है ये, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखिए, मैं किसी सुमेर सिंह को नहीं जानती, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और राघवेंद्र का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो हवेली के बाहर भागने लगी। भागते भागते वो अपनी कार के पास पहुंची, उसका दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह निकलना होगा। वो ये बोल ही रही थी कि कार के अंदर रोशनी होती है। वो देखती है कि राघवेंद्र, ऋचा और रजत कार में बैठे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो ना। तुम कहाँ चली गई थी दामिनी? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। दामिनी उन्हें घूर कर देख ही रही थी कि वो सब वहां से गायब हो गए। उसकी कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अरे, ये कार कैसे स्टार्ट हो गई? तभी उसे ड्राइविंग सीट पर वही औरत दिखाई देती है। उसकी गर्दन अचानक से पूरी तरह पीछे घूम जाती है। दामिनी कार का दरवाजा खोलकर फिर से भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुक जाती है और हांफते हांफते खुद से कहती है, लगता है मैं उस हवेली से बहुत दूर निकल आई हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी हवेली के अंदर थी। वो औरत उसे भी मार देती है। फिर वो सीढ़ियों से छत की ओर जाती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। आजारी निंदिया, निंदिया रानी आजा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानी आजा, आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा। ये कहानी है अजायब नगर में स्थित उस जेल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जेल भूतिया है। आधी रात के बाद उस जेल के बैरक नंबर 17 से किसी चुड़ैल की आवाज आती है। वो चुड़ैल बैरक के भीतर से कभी दूध मांगती है तो कभी ब्रेड, तो कभी कुछ और खाने की चीजें। हालांकि ये जेल हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले की बात है। हवलदार हेतराम आधी रात के समय रात की निगरानी के दौरान उस बैरक के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। दूध दे दो हवलदार जी, दूध दे दो। कौन है? दूध दे दो, दूध, भूख लगी है, मेरी बेटी को भूख लगी है, दूध दे दो इसके लिए। हेतराम को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उस बैरक से कोई आवाज कैसे आ सकती है, क्योंकि उसमें तो कोई कैदी थी ही नहीं। फिर भी उसने टॉर्च जलाकर बैरक के अंदर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी हवलदार हेतराम देखता है कि बैरक के बाहर एक चुड़ैल अपनी 5 साल की बेटी के साथ बैठी हुई है। हेतराम की नजर जैसे ही चुड़ैल पर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चुड़ैल! दूध ला दो, मेरी बेटी को भूख लगी है, दूध ला दो, ब्रेड ला दो। दूध? हाँ, रुको मैं लेकर आता हूँ। लेकिन हेतराम चुड़ैल से इतना डरा हुआ था कि वो दोबारा उस बैरक की ओर गया ही नहीं। एक रात की बात है, हेतराम थाने में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी। मेरी बेटी को भूख लगी है, दूध ला दो, ब्रेड ला दो।
उस आवाज को सुनकर हेतराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अचानक उसने देखा कि उसके सामने वही चुड़ैल अपनी बेटी के साथ वहाँ खड़ी है। तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी के लिए दूध लाओगे, ब्रेड लाओगे, तुम लाई क्यों नहीं? तुम्हें पता है वो 2 दिन से भूखी है। वो मैं... हेतराम हकलाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तभी गुस्से से भरी चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया। तूने झूठ बोला और भाग गया। तेरे झूठ बोलने के कारण मेरी छोटी बेटी बेचारी भूख से बिलखती रही। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद चुड़ैल ने हेतराम को उठाकर कई बार जमीन पर उसी तरह पटका जिस तरह धोबी कपड़े धोने वक्त कपड़े को पटकता है। हेतराम मार खाते खाते बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो खुद बैरक नंबर 17 में बंद था। उसका पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन ये जंजीरें किसने बांधी मुझे? हो ना हो ये उसी चुड़ैल की हरकत है। हाँ। उसकी हालत देखकर जेल के और भी लोग वहाँ जमा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेतराम की ऐसी हालत किसने की है। हेतराम ने जब जेलर को सारी सच्चाई बताई तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। जेलर साहब ने तो गुस्से में उसे डांट भी दिया। हेतराम, तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो कान खोलकर सुन लो। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन ड्यूटी आवर में शराब पीने वाले लोग नहीं। सर, मैंने शराब नहीं पी, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब उस चुड़ैल ने किया है जो मुझसे दूध और ब्रेड मांग रही थी। बहरहाल बात आई गई हो गई। लोगों ने इस बात को भुला दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसी ही घटना एक और हवलदार के साथ घटी। उसके बाद तो किसी न किसी के साथ ये घटना होने लगी। वो चुड़ैल लोगों से कभी दूध तो कभी ब्रेड तो कभी खाने की चीजें मांगती। पूरे जेल में उस चुड़ैल की चर्चा होने लगी। कैदियों में भी उस चुड़ैल को लेकर दहशत का माहौल कायम हो गया। भाई राका, मुझे तो पता ही नहीं था कि जेल में भी चुड़ैलें होती है। मुझे तो जेल ही सबसे सुरक्षित जगह लगती थी, लेकिन अब तो यहाँ भी। मुझे तो चोरी के इल्जाम में 6 महीने की सजा हुई है, लेकिन लगता है कि इस जेल से मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। अरे वो चुड़ैल मुझे मार देगी। कैदियों की ये बातें जेलर तक भी पहुँची। जेलर ने ये सब सुना तो वो गुस्से में भर गया। मैं सब समझता हूँ, ये सब तुम कैदियों की चाल है। तुम ही लोग यहाँ पर चुड़ैलों की अफवाहें उड़ा रहे हो। लेकिन याद रखो, मैं कोई ऐसा वैसा जेलर नहीं, बहुत ही कड़क जेलर हूँ। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। लेकिन उसी रात जेलर साहब की मुलाकात भी उस चुड़ैल से हो गई। चुड़ैल ने उनसे भी दूध और ब्रेड मांगा। चुड़ैल? ये तो वही चुड़ैल है जो सबसे दूध और ब्रेड मांगती है। इसका मतलब सभी लोग सच ही बोलते थे। हाँ, सभी सच तो बोलते हैं, लेकिन कोई दूध और ब्रेड नहीं देता मेरी बच्ची के लिए। तू देगा जेलर? दे, जल्दी दे। लेकिन कड़क जेलर साहब का चुड़ैल से सामना होने के बाद उनके सीने में जोरों से दर्द उठ गया। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो बेहोश हो गए। संयोग से हेतराम की नजर उन पर पड़ी। अरे भाई, जल्दी आओ, जेलर साहब बेहोश हो गए हैं। जेलर साहब को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो 1 महीने अस्पताल में ही रहे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने डर के मारे उस जेल से ट्रांसफर ले लिया। उनके जाने के बाद जेलर संध्या की पोस्टिंग उस जेल में हुई। संध्या भी बहुत ही कड़क जेलर थी। उसे काम में ढिलाई जरा भी पसंद नहीं थी। सिपाहियों, मैंने सुना है कि रात की ड्यूटी में आप लोगों की ओर से बहुत ढिलाई हो रही है। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं सभी लोगों को सख्त वार्निंग देती हूँ कि सभी अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से करें, नहीं तो मैं सस्पेंड करने में जरा भी नहीं हिचकूंगी। लेकिन नई जेलर संध्या के बार बार समझाने के बावजूद रात की ड्यूटी में सिपाही लोग कोताही करते। खासकर बैरक नंबर 17 की ओर तो कोई निगरानी के लिए नहीं जाता। संध्या को जब इसका पता लगा तो वो सभी पर बरस पड़ी। मुझे समझ में नहीं आता है कि बैरक नंबर 17 का नाम सुनकर आप लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है। ऐसा क्या है उस बैरक में? मैंने तो सुना है वो कई महीनों से खाली पड़ा है। तब हवलदार हेतराम समेत कई सिपाहियों ने जेलर संध्या को सारी कहानी बताई। जेलर संध्या ने भी उन लोगों की बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो आज रात पूरी जेल की निगरानी खुद ही करेगी। उसने हाथ में टॉर्च लिया और पूरे जेल में घूमने लगी। जैसे वो बैरक नंबर 17 के पास पहुंची, उसने भी उस चुड़ैल को देखा। नई आई हो जेलर, लेकिन मेरी मांग तो वही पुरानी है। मेरी बच्ची भूखी है, उसके लिए खाना दे दो, दूध दे दो, ब्रेड दे दो या कुछ भी खाने के लिए दे दे। संध्या ने उसकी बातों को गौर से सुना और उससे कहा, तुम रुको, मैं अभी ब्रेड और दूध लेकर आती हूँ। तू आएगी ना या डर के मारे भाग जाएगी?
संध्या वहाँ से सीधे अपने केबिन में गई और उसने बैरक नंबर 17 की फाइल ढूंढनी शुरू की। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसे वो फाइल्स मिल गई। उसने उस फाइल को पूरी तरह पढ़ा। उसके बाद दूध और ब्रेड लेकर बैरक नंबर 17 की ओर बढ़ गई। ये लो दूध और ब्रेड। तुम दूध और ब्रेड ले आई। देखो देखो, मेरी बच्ची बहुत भूखी है, उसे मैं तुरंत खिला देती हूँ। हाँ, खिला दो गुंजा। जेलर संध्या के मुंह से चुड़ैल ने जैसे ही अपना नाम सुना तो उसने उससे कहा, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है गुंजा। गुंजा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपना घर चलाती, लेकिन उसका पति अनूप लाल बहुत ही बदमाश था। वो एक नंबर का शराबी था। वो पूरा दिन शराब के नशे में रहता और गुंजा और उसकी बेटी चंपा को मारता पीटता। एक दिन गुंजा ने उसे शराब के पैसे देने से मना कर दिया तो क्या कहा? पैसे नहीं हैं? लगता है तुझे खूब चर्बी चढ़ गई है। अभी बताता हूँ तुझे। उसके बाद उसने गुंजा की बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। अपनी माँ को पिटता देख उसकी छोटी बेटी चंपा ने बीच बचाव करना चाहा तो उसके जल्लाद बाप ने उसे उठाकर पटक दिया। वो बेचारी बेहोश हो गई। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर गुंजा के सब्र का बांध उस दिन टूट गया और उसने रसोई से चाकू लिया और अपने पति को मार दिया। वो जमीन पर तड़पने लगा। अनूप लाल ने दम तोड़ दिया। गुंजा ने गुस्से में तो अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। गुंजा को पुलिस पकड़ कर ले गई। वो बेचारी जेल में अपनी बेटी को हमेशा याद करती, लेकिन वो क्या कर सकती थी। एक दिन पता नहीं उसके 17 नंबर बैरक में रात के समय कहां से एक सांप घुस आया। उसने उसे काट लिया और उसकी तत्काल मौत हो गई। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। उधर गुंजा की छोटी बेटी अपनी माँ के जाने के बाद भूखी प्यासी सड़क पर भटकने लगी। वो हर दिन जेल भी अपनी माँ से मिलने आती, लेकिन अब तो गुंजा मर चुकी थी। एक दिन चुड़ैल बनी गुंजा ने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उसे उस पर बहुत दया आई। वो उसके पास गई और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं मर गई तो क्या हुआ, मैं माँ हूँ तेरी, मैं तेरे लिए कहीं से भी खाने लाऊंगी, आज से तू मेरे साथ ही रहेगी। उस दिन के बाद वो सभी से अपनी बच्ची के लिए खाना मांगने लगी। गुंजा देख, मैं जानती हूँ कि तू एक माँ है और ये सब तू एक माँ के नाते कर रही है, लेकिन ये भी एक सच है कि तू अब जीवित नहीं है। तू यहाँ रहेगी तो तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मैं वादा करती हूँ कि आज से तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह रहेगी। मैं उसका ध्यान रखूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। संध्या से आश्वासन मिलने के बाद गुंजा की आत्मा वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से उस जेल में कोई भी घटना नहीं घटी।